नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं गेहूं के वानस्पतिक नाम की। बात करते हैं गेहूं के वानस्पतिक नाम की, तो इसका क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम होता है। बात करते हैं गेहूं के कुल या फैमिली की बात करें तो ग्रेमनी अथवा पोएसी माना जाता है। क्या होता है? ग्रेमनी अथवा पोएसी माना जाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और बात करें गेहूं को विश्व का स्टेपल खाद्यान्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं को स्टेपल खाद्यान्न के रूप में भी जाना जाता है। गेहूं विश्व का स्टेपल खाद्यान्न है। इसे अनाजों का राजा कहते हैं। गेहूं को क्या बोलते हैं? अनाजों का राजा कहते हैं। और आपको पता है अनाजों का रानी किसे कहते हैं? मक्का को बोलते हैं। ठीक है, अनाजों की रानी किसे बोलते हैं? मक्का को। बात करें क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से, विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। गेहूं के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। ठीक है, द्वितीय स्थान है। बात करते हैं भारत में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन कहाँ पे होता है? तो देखिए, भारत में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। उसका क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, कि गेहूं के दाने में क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटीन प्रोटीन। ठीक है, जो और बात करें धान में, तो धान में कौन सा प्रोटीन होता है? ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं जो ग्लूटीन होता है ना, बच्चों पर हानिकारक प्रभाव होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए चपाती नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, उसमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है गेहूं में, इसलिए। ठीक है, गेहूं का जो पुष्कर होता है क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं गेहूं के जो बीज होता है उसे क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो गेहूं है उसमें बौनेपन का कारण क्या है? कौन सी जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है गेहूं के बौनेपन का? तो है नॉरेंटेन जीन। कौन है? नॉरेंटेन जीन है। ठीक है, बात करते हैं गेहूं के बीजों का जो परीक्षण भार होता है वो होता है 40 ग्राम होता है। कितना होता है? 40 ग्राम होता है। ये परीक्षण वजन क्या होता है? 1000 दानों का। क्या होता है? 1000 दानों का जो भार होता है ना, 1000 दानों का भार, उसे बोलते हैं परीक्षण भार। और एक होता है परीक्षण सूचकांक या सीड इंडेक्स बोलते हैं। वो होता है 100 दानों का जो भार होता है ना, वो कहलाता है सीड इंडेक्स या परीक्षण सूचकांक। बात करते हैं परीक्षण वजन। ठीक है, एक होता है गेहूं में खरपतवार होता है, जिसे गेहूं का मामा या फाइलरिस माइनस बोलते हैं। उसका जो परीक्षण भार होता है 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। बात करते हैं गेहूं के वर्गीकरण की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं गेहूं का वर्गीकरण। पहला है द्विगुणित गेहूं या डिप्लॉयड गेहूं। इसमें डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित, मतलब 2n बराबर कितना होगा? 14। ठीक है, बात करते हैं गेहूं का, स्पेशली जो गेहूं होता है हेक्साप्लॉयड होता है, लेकिन ये गेहूं का वर्गीकरण की बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं टिट्रिकम मोनोकोकम। क्या है? टिट्रिकम मोनोकोकम। ये कैसा है? द्विगुणित गेहूं। कैसा है? डिप्लॉयड, यानी 2n बराबर कितना है? 14। ठीक है, बात करते हैं चतुर्थ गुणित गेहूं या टेट्राप्लॉयड। क्या है? चतुर्थ गुणित गेहूं या टेट्राप्लॉयड। ये कैसा है? टेट्राप्लॉयड है। इसे ईमर गेहूं क्या बोलते हैं? ईमर गेहूं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमर गेहूं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? टिट्रिकम डाइकोकम। क्या है? वानस्पतिक नाम टिट्रिकम डाइकोकम है। ठीक है, इसमें 2n बराबर कितना है? 28 है। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त इसलिए उपमा बनाने के लिए। जो ड्यूरम गेहूं है, ईमर गेहूं जिसे बोलते हैं, सॉरी, ईमर गेहूं या टिट्रिकम डाइकोकम की बात करते हैं, ये उपमा बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसकी जो सर्वाधिक खेती जो होती है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक में की जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं मैक्रोनी गेहूं। क्या बोलते हैं? मैक्रोनी गेहूं या कठिया गेहूं या टिट्रिकम ड्यूरम की बात करते हैं। क्या है? टिट्रिकम ड्यूरम। इसका जो उपयोग होता है किसके लिए किया जाता है? सूजी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें 2n बराबर कितना है? 28 है। ये सूजी सेवई बनाने में उपयुक्त है। बात करते हैं जो टिट्रिकम ड्यूरम जो गेहूं है, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, हम बात करते हैं शतगुणित गेहूं या हेक्साप्लॉयड गेहूं। किसकी बात करते हैं? शतगुणित गेहूं या हेक्साप्लॉयड गेहूं की बात करते हैं। ठीक है, ये जो होता है अपना इस गेहूं होता है जिसका प्रयोग हम रोटी एंड ब्रेड बनाने में किया जाता है। इसमें क्या दिया है? 2n बराबर क्या दिया है? 42 दिया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n बराबर क्या? हेक्साप्लॉयड है। हेक्सा 6x बराबर 42। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो वही बोला जाता है गेहूं में बेसिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 7। क्या है? बेसिक गुणसूत्र की संख्या गेहूं में।
इसे मैक्सिकन गेहूं या बौना गेहूं भी कहते हैं, ठीक है। जो ब्रेड गेहूं होता है या हेक्साप्लोइड गेहूं की बात करते हैं, जो शतगुणित गेहूं है, अपना टिट्रिकम एस्टियम की बात करते हैं, इसे मैक्सिकन गेहूं या बौना गेहूं भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 87% क्षेत्रफल पर, कितना 87% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, कहाँ पे? भारत में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक खेती जो होती है शतगुणित गेहूं या टिट्रिकम एस्टियम की जाती है, ठीक है। इसका उपयोग चपाती ब्रेड बनाने में उपयुक्त है, ठीक है। पहला आइए, भारतीय बौना गेहूं टिट्रिकम स्पोरोकोकम, क्या है? टिट्रिकम स्पोरोकोकम की बात करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कॉमन गेहूं या कॉमन ब्रेड गेहूं, ठीक है। इसका नाम है टिट्रिकम वल्गेयर, नाम है, क्या है? टिट्रिकम वल्गेयर। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट किस्में दी हुई है यहाँ पे C306 एंड K65 है, ठीक है। हम बात करते हैं गेहूं के लिए जलवायु और क्लाइमेट की बात करते हैं, तो कैसा होना चाहिए जलवायु या क्लाइमेट? ठंडी व नम शीतोष्ण जलवायु। कैसी होनी चाहिए? ठंडी व नम शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। बात करते हैं अंकुरण के तापमान कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के अंकुरण के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं फुटान के लिए, जो दाने होते हैं दाने, उनके फुटान के लिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं दाना बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? दाना बनने के लिए 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दाना बनने के लिए कितना होना चाहिए? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बात करते हैं मृदा या सॉइल की, तो कैसी मिट्टी चाहिए? दोमट मृदा। गेहूं के लिए कौन सी मृदा चाहिए? दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। हम बात करते हैं सीड रेट। गेहूं की क्या बात करते हैं? सीड रेट या बीज दर की बात करते हैं। बात करते हैं सामान्य बुआई के लिए, यदि हम सामान्य गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। बात करते हैं पछेती या लेट से बुआई करते हैं तो 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना? 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्यों? गेहूं की जब पछेती बुआई कर रहे हैं तो हमें सीड रेट ज्यादा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो गेहूं का बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बाद, मतलब आफ्टर 15 नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक माना जाता है, ठीक है। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, जलवायु की जो अनुकूल वातावरण हो जो होते हैं इस समय उपयुक्त होते हैं, और यदि हम लेट से बुआई करेंगे तो उस समय जो गेहूं के लिए अनुकूल वातावरण होगा जर्मिनेशन के लिए अच्छे नहीं होते, तो हो सकता है कुछ सीड जर्मिनेट करेंगे कुछ नहीं होंगे, इसलिए हमें सीड रेट ज्यादा लेके चलना पड़ता है, ठीक है। क्यों लिया जाता है आपको पता चल गया ना? 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेते हैं जब लेट से बुआई करते हैं हम, तो ठीक है। बात करते हैं डिबलर द्वारा। डिबलर द्वारा बुआई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट है, ठीक है। बात करते हैं बीज की दूरी। बीज की दूरी या स्पेसिंग की बात करते हैं गेहूं में, तो कतार से कतार की दूरी, किसकी? कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं रो से रो की दूरी। रो से रो की दूरी, ठीक है। बात करते हैं पौध से पौध की दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये प्लांट से प्लांट की दूरी है, तो हम कैसे निकालते हैं? ये रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, ठीक है। स्पेसिंग हो गया, ठीक है। बात करते हैं हम बुआई का समय। क्या है बुआई का समय? नवंबर का प्रथम सप्ताह, ठीक है। अब पछेती बुआई की बात करें तो 15 दिसंबर है, ठीक है। हम बात करते हैं नवंबर का प्रथम सप्ताह, ठीक है। गेहूं में अधिक बुआई के लिए क्रॉस शोविंग करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं गेहूं में बुआई की कौन कौन सी विधियां, ठीक है। पहला है अपना ड्रिलिंग विधि। क्या है ड्रिलिंग विधि? इसमें सीडरिंग मशीन के द्वारा बुआई करती है। देखिए सीडरिंग मशीन है, इसके द्वारा बुआई करते हैं, ठीक है। आपका सीडरिंग मशीन है, ठीक है। सॉरी। बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग द्वारा। इसमें क्या करते हैं? हाथ में सीड को लेकर डायरेक्ट ऐसे छींटते हैं, इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। इस विधि में बीज दर अधिक लगता है 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। बात करते हैं पछेती बुआई जो करते हैं लेट शोविंग करते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग मेथड द्वारा, दोनों के द्वारा 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बात करते हैं डिबलिंग मेथड। क्या है डिबलिंग मेथड? इसमें 25 से 30 किलोग्राम बीज डिबलर की सहायता से बोते हैं, ठीक है। डिबलर की सहायता से, और एक एक बीज को बोया जाता है। इसमें डिबलर में ये देखिए ये पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। ये है कि पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे सीड डाला जाता है, सीड बॉक्स होता है, इसमें से एक ही सीड जाता है और शोविंग करते हैं। इसलिए डिबलर विधि के द्वारा जो हम शोविंग करते हैं तो सबसे कम सीड की जरूरत पड़ती है। कितनी जरूरत पड़ती है? 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हल के पीछे बीज डालना। क्या होता है? हल के पीछे बीज डालना अपना नेक्स्ट है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कैरा विधि, एक होता है कोरा विधि, ठीक है। कोरा विधि में क्या होता है? इस विधि में जो होता है किसान जो होता है
कूड़ जो बने होते हैं कूड़, उसमें हाथ के द्वारा बनाए गए जो कूड़ होते हैं उसमें सीड को डालता है। ये देखिए केरा विधि के द्वारा इस बीज में बीज हाथ से हल द्वारा बनाए गए कूड़ में डालते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो किसान है ना, ये क्या कर रहा है, हल से जुताई कर रहा है। ये जो वुमेन है ये क्या कर रही है कि जो सीड ली हुए है और ये जो बने हुए क्यारी है ना, कूड़ बने हुए हैं उसमें सीड को डाल रही है। इसे बोलते हैं केरा विधि। क्या है, केरा विधि। एक होता है पोरा विधि। इस विधि में बीज हाथ से न डालकर हल से जुड़ी ओढ़नी या नाई में डालते हैं। ये देखिए ये है आपका पोरा विधि। इसमें क्या कर रहा है जो किसान है, ये जो है ना हल, ये है ओढ़नी, इसमें क्या कर रहा है सीड को डाल रहा है और ये कूड़ बनाते जा रहे हैं, बैलों के द्वारा कूड़ बन रहा है हल के द्वारा, और इसमें सीड डालना और सीड को बोया जा रहा है। इसे बोलते हैं पोरा विधि। ठीक है, ये आपका हो गया केरा विधि, ये हो गया पोरा विधि। ठीक है, बात करते हैं FIRB विधि, फरो इरिगेटेड राइज बेड सिस्टम। फरो इरिगेटेड राइज बेड सिस्टम की बात करते हैं। यह बुआई की एक नई तकनीक है। कैसी है, यह बुआई की एक नई तकनीक है। ठीक है, बुआई की नई विधि है। इस विधि से बुआई करने पर 24 से 40% बीज, इस विधि द्वारा बुआई करने पर 24 से लेके 40% तक बीज की और 25% नाइट्रोजन की एवं 25 से 40% कितना, 25 से 40% पानी की बचत होती है। ठीक है, FIRB विधि जो है एक बुआई की नई विधि है। इस विधि द्वारा बुआई करने पर 24 से लेके 40% बीज की एवं 25% नाइट्रोजन की और 25 से लेके 40% पानी की बचत होती है। ठीक है, बात करते हैं शीट बीज उपचार की बात करते हैं, शीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, शीट ट्रीटमेंट अपना पहला है कवकनाशी। क्या है, कवकनाशी। बीटावेक्स या बाविस्टीन 3.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से, कितना, 3.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से बीज उपचारित करते हैं। ठीक है, दूसरा कीटनाशी की बात करते हैं, वो कवकनाशी था, ये कीटनाशी है। क्लोरोपाइरिपास क्लोरोपाइरिपास होता है 50 मिली पर 100 किलोग्राम। कितना होता है, कीटनाशी की बात करते हैं, क्लोरोपाइरिपास जो होता है 450 मिलीग्राम पर 100 केजी बीज की दर से उपचारित करते हैं। ठीक है, उर्वरक एवं फर्टिलाइजर की बात करते हैं गेहूं में। ठीक है, बात करते हैं 10 से लेके 20 टन गोबर की खाद का यूज किया जाता है। ठीक है, कितना, 10 से 20 टन गोबर की खाद। एंड NPK की बात करें तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एंड 40 किलोग्राम पोटास की यूज करते हैं पर हेक्टेयर। ठीक है, बात करते हैं एवं जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं। कितना, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बात करते हैं ये जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कब कब देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नाइट्रोजन की जो मात्रा बच जाती है उसे गेहूं की पहली या जो दूसरी सिंचाई कर रहे हैं उस समय देते हैं। ठीक है, पहली या दूसरी सिंचाई पर देते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। क्या है, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं की बात करते हैं। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, पहला होता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। बात करते हैं जो क्राउन रेट रूट इनिशिएशन स्टेज होता है, ये करेक्ट इसकी डे की बात करें किस दिन होता है तो वह होता है 21वां दिन। कौन से दिन होता है, 21वां दिन होता है। ठीक है, रेंज की बात करें तो 20 से 25 दिन माना जाता है, 20 से 25 दिन माना जाता है बुआई के। बात करते हैं दूसरा कल्ले निकलते समय या ट्रिलरिंग अवस्था पर। कब कहते हैं, कल्ले निकलना या ट्रिलरिंग अवस्था। आप लोग जानते हैं ये कल्ले निकलना ट्रिलरिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, जो ये राइस धान ये जो ग्रेमिनियस और पोषक के पौधे होते हैं ना, जैसे हम 2 से 3 प्लांट लगाए ना, उनके जड़ों से और भी अच्छा और सारे रूट निकलेंगे और उन रूट से नए प्लांट निकलते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर आप बात करते हैं गांठ बनना या ज्वाइंटिंग स्टेज। क्या होता है, गांठ बनना या ज्वाइंटिंग स्टेज होता है 60 से 65 दिन बाद। बुआई के कब होता है, 60 से 65 दिन बाद होता है। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ है अपना चौथी सिंचाई कब करते हैं, बालियां बनते समय। कब है, बालियां आते समय फ्लावरिंग, जिसे बोल देते हैं फ्लावरिंग। ये कब होता है, बुआई के 80 से 85 दिन बाद होता है। ठीक है, बुआई के 80 से 85 दिन बाद। पांचवा अपना है दूधिया अवस्था। कब है, दूधिया अवस्था जिसे बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। ये जो होता है बुआई के 100 से 105 दिन बाद होता है, बुआई के 100 से 105 दिन बाद होता है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना 6 है दाना पकते समय। कब, दाना पकते समय, जिसे बोलते हैं डफ स्टेज। क्या बोलते हैं, डफ स्टेज। ये जो होता है बुआई के 115 से 120 दिन बाद होता है। कब होता है, 115 से 120 दिन बाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना बात करते हैं जो CRI स्टेज है,
क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज की बात करते हैं। ये अवस्था आरबीएल भारद्वाज द्वारा खोजा गया था, ठीक है, आरबीएल भारद्वाज द्वारा खोजा गया था। हम बात करते हैं यदि गेहूं में एक सिंचाई उपलब्ध हो, केवल अगर एक सिंचाई देना चाहते हैं तो कब देना चाहिए, तो है सीआरआई स्टेज। कब देना चाहिए, एक सिंचाई देना हो तो सीआरआई स्टेज। बात करते हैं यदि गेहूं में दो सिंचाई उपलब्ध हो, अब दो सिंचाई देना चाहते हैं तो कब देना चाहिए, दो सिंचाई देना हो तो एक है सीआरआई स्टेज, दूसरा होता है फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। बात करते हैं यदि गेहूं में तीन सिंचाई उपलब्ध हो तो कब देना चाहिए, ठीक है, तीन सिंचाई उपलब्ध हो तो कब देना चाहिए, वो है सीआरआई, दूसरा है ज्वाइंटिंग स्टेज, तीसरा है मिल्किंग अवस्था पे देना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं गेहूं में पानी की जलमांग। जलमांग क्या होता है कि पौधे के जीवन काल में, पूरी जीवन काल में, मतलब बुआई से लेके कटाई तक, हार्वेस्टिंग तक जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसे जलमांग बोल देते हैं, ठीक है। तो जो गेहूं की जलमांग होती है 400 से लेके 650 एमएम होती है। कितनी होती है, 400 से लेके 650 एमएम होती है, ठीक है।